आपका पेपर आपके खेत में है, आपके खेत के बगल में है। मैदान जाइए, पेपर दे कर आइए। तो मित्रों, बहुत अच्छा पेपर है। मॉडरेट लेवल का पेपर है। इसका सलूशन हम लोग करेंगे और इस पेपर के लेवल को देखकर अब आगे जो लोग और स्टूडेंट हैं पेपर जिनको देना है, इसमें अब आप लोगों को आगे इससे क्या सीख मिलेगी ये चीज़ देख लेना है एनालिसिस करके। और कितना चीज़ें आपको बताई गई है, क्या पूछा गया है, सब कुछ देखेंगे एकदम इत्मीनान के साथ में। गलती का चांस क्या है और सही होने का चांस क्या है, पेपर कठिन है कि सरल है, क्या है, आपको खुद अभी सॉल्यूशन किया जाएगा तो हो जाएगा। और रही बात पुलिस बनने के लिए, तो पुलिस बनने के लिए कितना नंबर चाहिए ये नहीं देख के हमको 4 प्रश्न लगातार मिल गए तो पेपर बहुत हार्ड है, पेपर बहुत हार्ड है, नहीं मित्रों। तो देखिए 150 प्रश्न है। 150 प्रश्नों में पुलिस बनने के लिए कितना नंबर चाहिए वो हमको लाना है। जो लोग तो पेपर दे के आ गए उनकी कोई बात नहीं, आगे जो लोग पेपर देने जाएंगे वह लोग यहाँ से ये चीज़ें सीख सकते हैं कि हमको आगे अब कैसे सावधानी, घबराना नहीं है। पेपर के लेवल को देख के स्टार्टिंग से आप लोगों को जितना चाहिए उतना आप लोग करते जाइए, रीजनिंग से, मैथ से, कहाँ से। तो चलिए मित्रों, हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्नों से। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। लाइव कर रहे थे मित्रों, लाइव में थोड़ा से प्रॉब्लम जा रही थी, क्लियर नहीं दिख पा रहा था, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए लाइव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो में दे रहे हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है और आपका जो भी सेट हो आप अपने उस सेट के हिसाब से आप देख लीजिए, मिला लीजिए। तो UPSSF का पूरा नाम, फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर, जो कि आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, आपका डी सही हो जाएगा। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो देखिए मित्रों, सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश की पुलिस का पेपर है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ही है। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? नोटबंदी, कैशलेस, कोई मुद्रा नहीं, नई मुद्रा। तो अभी हाल ही में आपने देखा था 8 नवंबर को 2016 में नोटबंदी का मैटर था। नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी करके नई मुद्रा जारी किया गया था। विमुद्रीकरण से आपका यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, नई मुद्रा जारी करना, ध्यान रखना मित्रों। आपका अगला प्रश्न है, ये इसका जवाब आपको बाद में दिया जाएगा, अभी इसका क्लियर उत्तर नहीं पता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचन। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। देखिए, ईमेल ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कार्यों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। टका आपको तो ये बताया गया है, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। आपका अगला सवाल ये है जीएसटी से। ये देखिए मित्रों, आपको जीएसटी बताया गया है, जीएसटी को पूरा कंप्लीट तरीके से समझाया गया है। इसके जीएसटी के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है ये बतानी है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये चौथा ऑप्शन दिया है, वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। नहीं मित्रों, जीएसटी आपका एक एकल कर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ आपका डी सही हो जाएगा इसमें। चलिए,
आपका अगला सवाल ये पूछा है बंदरगाह, 8वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो आपको बंदरगाह बहुत अच्छे से बताया गया पूरा मैप के साथ। देखिए ये प्रश्न सिंपल हो गया। कांडला बंदरगाह दीनदयाल दीनदयाल उपाध्याय जो कि गुजरात में है। आपका पारादीप उड़ीसा में हो गया। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका महाराष्ट्र में हो गया। मरमागांव गोवा में हो गया। आपका ये सही हो जाएगा इसमें। और आपका अगला 9वां सवाल है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये आपका गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, दूध के लिए डेयरी सबसे पहली बार आनंद गुजरात में खोला गया था, इसलिए वहाँ पर ही गांधीनगर में शुरू किया गया है। ध्यान रखिए। अगला सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? देखिए मित्रों, पहली चीज़ तो कुछ प्रश्न अगर कभी कभी ना भी आते रहे तो अगर ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लोगे तो भी आपके सही हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं होता हर प्रश्न आता रहे तभी आप सही करके आइए। तो देखिए यहाँ पर ये तीन नाम दिया है, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये तीनों के तीनों पुरस्कार खेल से संबंधित हैं, तो इसलिए आपका राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार बनता है। तो ये सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ये है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो ये इटली के साथ दिया गया है। आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो ये कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा है। ये देखिए ये प्रश्न आ गया, आपको बहुत अच्छे से कई बार बताया गया है। खुदाई खिदमतगार का संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था, और ये खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे, लाल कुर्ती दल के नेता थे। ये देखिए आपका 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो वो श्री नरेंद्र मोदी जो अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किया है। ध्यान रखिए। आप अपने सेट के हिसाब से जो भी प्रश्न होंगे मिला लीजिएगा, सभी प्रश्न आपको कराया जाएगा। ये 15वां सवाल आपका है, निम्नलिखित में से सभी शब्द तत्सम हैं। आपको तत्सम खोजना है मित्रों। जो संस्कृत के शब्द होते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। कुम्हार गधा, पलंग पीला, नव्य स्वर्णकार, डंडा नाक। तो देखिए आपको इसमें तत्सम पहचानना है। तो आप ये देखिए नाक दिया है, नाक का नक्र होता है तो इसलिए ये हट गया। पीला आपको हिंदी शब्द एकदम स्पष्ट दिख रहा है, ये हट गया। गधा गर्दभ होता है, ये हट गया, आपका सी बचता है। नव्य और स्वर्णकार आपका सी सही हो जाएगा। नलिन और राजीव, ये तो देखिए बहुत सिंपल हो गया, कमल का है। कमल का पर्यायवाची नलिन, राजीव, पंखरू, सरोरू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए मित्रों, यही सब प्रश्न होते हैं जो हमको नंबर दिलाएंगे और हमारी रैंक को बढ़ाएंगे, पुलिस बनने में मदद करेंगे। यह आपको कई बार बताएगा, स्पष्ट लिखाया गया है। ये देखिए आपका 18वां सवाल, ये भी एकदम सिंपल सा सवाल पूछा है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? ध्यान से प्रश्न को पढ़ने की जरूरत है, उत्तर आपके सामने है। श्रुति सम सुनने में समान लगे, ये श्रुति सम। देखिए 20 जिसका मतलब है 1 20 का मतलब धन, 1 20 का मतलब जहर होता है। तो यहाँ पर ये
एकदम परफेक्ट हैं। चलिए आपका अगला सवाल ये है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। दीन दुर्बलों को, ये देखिए मित्रों, ये तो एकदम स्पष्ट गलत दिख रहा है। 10 मिनट बजने को, ये भी देखिए एकदम गलत दिया है। लड़के अध्यापक को, ये भी गलत दिया है। आपका ये सही हो जाएगा। तो आप जब ऐसे प्रश्न रहे ऑप्शन को हटाने का प्रयास किया करें, आपको सही वाला उत्तर ऐसे ही मिल जाएगा। तो ये भी एकदम सिंपल ही प्रश्न था, बिल्कुल सिंपल था। 20वां सवाल है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो आपको ये लिंग पहचानने का तरीका यही बताया गया है कि आप जो भी शब्द दिए हैं उसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। देखिए पराधीनता, उसने पराधीनता स्वीकार कर ली, तो ये देखिए स्त्रीलिंग हो गया। अजवायन, आपको वैसे अजवायन एकदम दिख रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। मुद्रिका स्त्रीलिंग है। बिहार आपका मित्रों इसमें पुल्लिंग है, आपका डी सही हो जाएगा। ध्यान रखिए इसमें डी सही हो जाएगा। आप वाक्य प्रयोग कर लेंगे तो आपको लिंग तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये देखिए अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? प्राण हमेशा बहुवचन में है। दर्शन वैसे ही हमेशा बहुवचन में है। हस्ताक्षर बहुवचन में होता है। सोना आपका एक वचन हो जाएगा। ये भी सिंपल सवाल पूछ लिया। हे ईश्वर एकदम स्पष्ट है। ये देखिए कि संबोधन कारक है आपका, इसमें पुकारने की आवाज़ आ रही है, बुलाने की बात है, तो इसलिए आपका संबोधन कारक हो जाएगा 8वीं विभक्ति। निम्नलिखित में से तद्भव, जो हिंदी शब्द होते हैं तद्भव होते हैं। काज का हो जाएगा कार्य, काज का हो जाएगा कार्य, इसलिए आपका ये डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अभी तक हिंदी में ऐसा कोई सवाल नहीं है जो गलत करने वाला है। अगला है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है जो आगे लगता है वो उपसर्ग होता है? ये देखिए इसमें अभी लगा है, सी सही हो जाएगा। रक्त रंचित, रक्त से रंचित, यहाँ देखिए इसकी रक्त की प्रधानता है, तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका। क्यों कब कौन, एकदम नॉर्मल प्रश्न पूछ लिया, एकदम स्पष्ट दिख रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो अभी तक हिंदी में कोई भी सवाल गलत करने वाला नहीं मिला है। आपका अगला ये देखिए, मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद पूछ लिया है। आपको कितनी बार बताया गया है, ये एकदम सिंपल प्रश्न दे दिया। मदिरा प्लस आलय, आपकी ये दीर्घ संधि हो गई। समान स्वरों के मेल से दीर्घ होता है। आ और आ मिलकर आपका ये देखिए बड़ा आ हो गया। आप ऐसे ही देख के कर सकते हैं, एकदम सिंपल सा सवाल है। ये देखिए आपको बड़े अच्छे से नोट कराया गया था। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों आपको पूरा जितने चिन्ह परिपाटी थी उसका पीडीएफ भी दिया गया था। ये देखिए आपका डी इसमें सही हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह कहते हैं। सतसई, सात सही, देखिए 7 एक गिनती शब्द आ गया, ये गणनावाचक है, गणना के लिए। तो बताइए इसमें और कौन सा लॉजिक बहुत दिया है? एकदम नॉर्मल प्रश्न है। अभी तक हिंदी में ऐसे एक भी प्रश्न नहीं मिले हैं जो गलत करने वाले हैं। आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, ऑप्शन देख के आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ा, आपके आँख के सामने से नहीं गुजरा है, फिर भी ये सवाल आपको सही करके आना था। ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, प्रश्न ध्यान से पढ़िए, ऐसी गलती नहीं करना। आगामी परीक्षा जिन लोगों के हैं, जिन लोग स्टूडेंट हैं, ध्यान से इसको नोटिस कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, ऐसे ही प्रश्न रहेगा। हम मानते हैं जनरल नॉलेज के प्रश्न बहुत नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है, जनरल नॉलेज के प्रश्न ज़्यादा नहीं किया जाएगा, हिंदी सही किया जाएगा, मैथ सही किया जाएगा। चलिए अभी और आगे देखते हैं। आपका अगला सवाल है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। तो देखिए मित्रों, चिट्ठी लिखवाई एक प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया नहीं है, नाम धातु क्रिया नहीं है, पूर्वकालिक क्रिया नहीं, ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन आपको क्रिया के बारे में अच्छे से समझाया गया था। पूरी क्रिया को हमने पीडीएफ के साथ में आपको दिया था, तो क्रिया से प्रश्न नहीं गलत करना। चिल्लाहट, ये देखिए मित्रों प्रत्यय पूछ लिया, जो पीछे लगता है वो प्रत्यय होता है। तो देखिए इसमें आहट आया है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मित्रों यहाँ पर अभी तक जितने हिंदी के प्रश्न मिले हैं आपको सभी सही करने वाले प्रश्न मिले हैं। बस आप जरा से भी ध्यान देंगे आपके सभी प्रश्न सही होंगे। तो चलिए
आपका अगला सवाल है, राम अभी सोएगा। सोने का काम कर रहा है राम, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर, आपका कृतवाच्य हो गया, आपका सी सही हो जाएगा। ये देखिए मित्रों, कितना पूरा आपको वाच्य बताया गया था, 3 ही वाच्य थे, तीनों बताया गया था। तिल का ताड़ बनाना एकदम सिंपल से आ गया। साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना मुहावरा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष है, तो आपके टेस्ट में भी मैंने दिया था, तो यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना, इसमें कुछ सोचना नहीं है, सी सही हो जाएगा आपका। ये देखिए मित्रों, आपको हमने बड़े अच्छे से सभी अस्थाई भाव को नोट कराया था और पीडीएफ भी दिया था। क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है मित्रों। ये तो सिंपल हो गया। ये देखिए, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं, आपका सी सही हो जाएगा। हिंदी तो एकदम सिंपल सा दिया है मित्रों। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? बहुत अच्छे से आपको बताया गया, उपमा अलंकार सी, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ऑप्शन हटा लो, आपका उपमा बच जाएगा। एकदम नॉर्मल सी बात है, आपको लिखाया गया है सब चीजें। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, 2 सेकंड के चक्कर में गलती नहीं करके आना। यही सब सावधानियां बरतनी होती है पेपर के दौरान। हिस्सा, भाग मतलब हिस्सा होता है, बांटना होता है, भागना होता है, भाग। ब्याज आपका इसमें भाग मतलब नहीं होगा। चलिए, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो ये मित्रों आपका जा चुका है। पहली चीज तो ये देखिए, काम हो गया है। यहाँ पर ऑप्शन आपके नहीं दिख रहे हैं, 2 ही ऑप्शन फिर भी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, वह बाजार जा चुका है। तो इसमें पूर्ण भूतकाल होगा, क्योंकि वो जा चुका है। ध्यान रखिए मित्रों, पूर्ण भूतकाल होगा। चलिए, ये देखिए आपका गद्यांश दिया है, तो गद्यांश आपको पढ़ना है। उसके बाद गद्यांश पढ़ने के बाद इसमें उत्तर करना है। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुरावस्था से गुजर रहा है। इस दुरावस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषा के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे, अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां की अत्यंत सुशिक्षित लोग पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उनकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह किस समाज का सदस्य है, उसके मनोभाव उपन्यास काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। तो मित्रों, यहाँ पर भाषा के बारे में दिया, हिंदी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये जो पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ के हिसाब से ये प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो इसमें बहुत कुछ लॉजिक नहीं है मित्रों, इसी के हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो देखिए, प्रश्न कह रहा है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। वह अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुँचा नहीं पाते। वह अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हाल चाल नहीं जान सकते। वह अपनी भाषा में लिख नहीं सकते। तो ये प्रश्न देख के आप ऊपर, अगर यहाँ से उत्तर नहीं मिल पा रहा है, एक बार फिर से जाकर पढ़ सकते हैं, जहाँ से मतलब ये बात उठाया गया है उसके हिसाब से जवाब कर सकते हैं। इसमें आपका ये सही हो जाएगा, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते हैं, इसलिए किस्मत खराब है। ध्यान रखिए मित्रों, उपयुक्त शीर्षक दीजिए, मतलब कि ये जो पैराग्राफ दिया है इसका शीर्षक क्या हो सकता है? भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी मोह, भारतीय शिक्षकों की दुरावस्था, भारत की दुरावस्था। तो यहाँ पर मित्रों भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, अंग्रेजी के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया, आपका बी सही होगा। तो देखिए अगला सवाल है,
चलिए, अगला सवाल है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो स्पष्ट है एकदम, अंग्रेजी सिंपल है। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? यहाँ पर देखिए सुशिक्षित की बात की गई है, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से हीन है क्योंकि वह अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त है। मित्रों आपका ये सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो संत रैदास की शिष्या थी। मित्रों आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 47, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो देखिए बहुत अच्छे से आपको बताए थे, पूरा मैपिंग के साथ में बताए थे। यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, राजस्थानी। राजस्थानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो इसमें आपका देखिए निषेधवाचक दिया है, निश्चयवाचक दिया है, प्रश्नवाचक दिया है, विधिबोधक दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा से नहीं? तो देखिए मित्रों यहाँ पर नहीं दिया है तो आपका निषेधवाचक हो जाएगा। ये तो सिंपल हो गया, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची, देखिए मित्रों समुद्र का पर्यायवाची पूछा है, रत्नाकर हो जाएगा। आपको बताया गया है, मेघ और मेध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन होगा? मेघ मतलब बादल और मेध मतलब आपका यज्ञ हो जाएगा, इसमें डी सही हो जाएगा। स्त्री जो अभिनय करती हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अभिनेत्री कहेंगे। मानसरोवर किसकी रचना है? ये देखिए मुंशी प्रेमचंद की है और मैंने इसके लिए आपको कोड भी दिया है और कोड की वीडियो पूरा कंप्लीट दिया है। तो ये यहाँ पर आपके इतने हिंदी थे, अभी आगे भी होंगे तो और आपको आगे बताया जाएगा। चलिए अब देखते हैं मैथ के सवाल हैं। तो देखिए मित्रों हम लोग मैथ के सवालों को कर लेते हैं। सरल करें 17.28, यहाँ देखिए 17.28 भागे x, तो हम बटे x कह सकते हैं। और देखिए यहाँ पर गुणे में 3.6 और गुणे 0.2 दिया है और बराबर में 2 दिया है, हमें x की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए मित्रों 2 अंक पर दशमलव यहाँ है, 2 अंक पर दशमलव यहाँ पर है, तो हम लोग दशमलव को तुरंत का तुरंत ख़त्म कर देंगे। और देखिए हम भाग कर लेते हैं, अगर हम लोग 2 से इसको निकाल देंगे, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। अब ये यहाँ पर 36 है, इसको 6 से आप काट लीजिए, 6 छांग 36, 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 2 हुआ 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24। आप फिर 6 से निकालेंगे, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। यहाँ नीचे आपका यक्स, यहाँ पर नीचे आपका यक्स था, यक्स मिलेगा और बराबर में 2 है, 2 से निकालेंगे क्या आ जाएगा? 12। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? 12। ऑप्शन नंबर सी सही है। एकदम छोटा सा नॉर्मल सा कैलकुलेशन सा सवाल दिया था। देखिए अगला जोड़ घटाव पूछा है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो चलिए हम लोग जोड़ घटाव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5072.19 और 368.325 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर इतना। तो हम लोग इसको जोड़ लें, जोड़ने के बाद ये इधर जाएगा, घट जाएगा, इसमें से घटा दे, प्रश्नवाचक चिन्ह का वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं 5072.19 और देखिए मित्रों यहाँ पर दिया है 368, आप लिख लीजिए 368, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। 312 मतलब 312, आप यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, जोड़ लीजिए। 2 9 1 10 के 0, 3 1 4, 4 1 5, दशमलव लगा लीजिए। 5 8 2 10, 7 6 13, 1 14, 3 1 4 और आपका हो जाएगा 5। तो हो गया 5440.502। आप इसमें से यहाँ पे प्लस इधर जाएगा, माइनस आप घटा दीजिए। आप घटा देंगे 9 0 1 8, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। 6 1 8 घटाना है, घटाएंगे कितना आएगा? 6 आएगा, 1
आएगा 1.8, एक कैरी आएगा, बनेगा 11, 11 में से 4 निकलेगा 7, यहाँ बचा था 9, 9 में से 4 गया 5, 8 में से आपका 5 निकलेगा 3, ये देखिए 3578.116 आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एकदम नॉर्मल सा सवाल दिया था, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 55 सवाल देखते हैं। 55 नंबर, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 13 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था, देखिए एकदम कलम उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये मैथ ऐसा है। मासा वह चीज़ होता है जो दोनों में कॉमन होता है, वही कॉमन वाली चीज़ निकाल दिया गया। आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा, बड़ा है आपका 13, 13 गुणे 13, 13 13 में 169, आपका सी नंबर सही हो गया। आपका यहाँ पर सी सही हो गया, 13 13 में 169। अगला है, रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहन का वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए। तो मित्रों एकदम बहुत नॉर्मल सा सवाल है, जैसा कह रहा वैसा करो, तुरंत उत्तर मिल जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो यहाँ पर इसका है 2x और इसका है 3x। ऊपर रोहन है, नीचे सोहन है, और कह रहा है कि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि। तो ये देखिए इसके वेतन में 2000 की वृद्धि कर दिया गया और इसके वेतन में 2000 की वृद्धि कर दिया गया। कह रहा है वृद्धि होती है तो ये नया अनुपात 40:57 हो जाता है। ये अनुपात 40:57 हो जाता है। आप कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यक्स की वैल्यू आ जाए, हम लोग उनका वेतन निकाल लेंगे फटाक से। देखिए हम लोग गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 1 11, एक्स प्लस 2 से ही करना है तो 114, आपका ये 3 0 हो जाएगा, बराबर 40 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 120 एक्स प्लस 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 3 0 ये 1 0 1 4। तो देखिए मित्रों ये 120 एक्स है और ये 114 एक्स है, ये इधर जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, 6 एक्स हो जाएगा। ये देखिए ये है 80,000, ये है 1,14,000। हम लोग इसमें से घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 34,000। कितना मिल जाएगा मित्रों, 34,000। ये देखिए कितना मिल जाएगा, 34,000। निकाल लेते हैं, 0 आएगा, 0 आएगा, ये कितना आएगा मित्रों, 34। x बराबर 34 000 बटे का 6। अब देखिए मित्रों हमसे पूछा है यहाँ पर सोहम का वर्तमान, और सोहम का कितना है 3, हम कर दें गुणे का 3, 3 से निकालेंगे आएगा 2, 2 से भाग लगाएंगे 17। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। कुछ नहीं था, जैसा करना था वैसे बस क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं मित्रों, उत्तर आ गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। तो देखो मित्रों जैसा प्रश्न बोले वैसा करते चलो, फटाक से उत्तर मिलेगा। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। ये जो 20% लोग हैं इनकी आयु 10 वर्ष से कम है, तीर नीचे लगाए हैं तो आयु कम है। बकिया 80% लोग जो हैं इनकी आयु, देखिए कह रहा आगे 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, जो 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्र हैं इनकी बात कर रहा। संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष के आयु के जो छात्र हैं उनकी संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। जिन लोगों की उम्र 10 वर्ष है, एकदम फिक्स 10 वर्ष है, उनकी संख्या 48 है। 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। मने कि ये जो 48 है इसका 2/3 जो होगा वह हम कहेंगे 16 3 48, 16 दूनी 32। तो ये मित्रों देखिए ये जो 10 वर्ष से अधिक आयु के स्टूडेंट हैं उनकी संख्या आ गई, और जो 10 वर्ष के फिक्स उम्र है, ये तो सवाल में दिया ही है, ये कितना है, ये है 48। अब कह रहा है स्कूल में छात्रों की
कुल संख्या कितनी है। तो मित्रों अभी हम लोगों को ये नहीं आइडिया है, अगर ये 20% है तो इनका 20% हम कितने का निकालें। तो चलिए 80% के ये बराबर होगा, जो दोनों स्टूडेंट हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। कौन कौन, ये 32 और ये 48। हम इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये 0 होगा, ये हो जाएगा 80। तो ये जो 80% है मित्रों, ये 80 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये 20% जो लोग हैं इनकी 10 वर्ष से आयु कम है, तो बाकी ये दोनों लोग मिलाकर हैं वो 80% है। 80% के बराबर 80 स्टूडेंट, तो कितने होंगे, कुल 100% हैं, तो मतलब 100 स्टूडेंट हैं। सवाल कुछ नहीं था, बार बार वही चीज़ें बोली गई थी, थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन जा रहा होगा, ध्यान से पढ़ोगे तुरंत उत्तर मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये बोल रहा है, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। मित्रों मैंने आपको ये सवाल बहुत अच्छे से कराया था। मैंने कहा था, मैराथन में भी आपको पहला सवाल दिया था, मैंने कहा था इसी शेषफल में भाग दे देना होता है। 17 एकम 17 कितना बचा, 2। यही आपका 2 उत्तर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में हो आपका इसमें 2 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, लेकिन आपको प्रश्न के संख्या से मतलब नहीं है, आप अपने सेट के हिसाब से मिला लीजिए। आपका यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। ऑप्शन है हरिसेन, बाणभट्ट, भवभूति, वैदायन। तो आपका इसमें हरिसेन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। मित्रों आपको कई बार बताए हैं, तो इसमें आपका चिल्का झील डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका तीसरा साइंस से, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो आपको कई बार बताया गया है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और इसे दृश्य प्रकाश भी कहते हैं। इसकी खोज न्यूटन ने किया था, बैनी आहपिनाला या बिबग्योर। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से सबसे किस देश के तट पर स्थित है। तो इसमें आपका ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, जो कि 2500 किलोमीटर लंबा है। ये कई बार आपको बताए हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो आपको पता है मित्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। आपका अगला सवाल है, सोनपुर पशु मेला जो कि पशुओं के लिए लगता है मित्रों, और ये सबसे बड़ा विश्व का मेला है जो कि आपका बिहार में लगता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका ये देखिए अगला सवाल बहुत सिंपल सा पूछ लिया है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है विटीकल्चर। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेरीकल्चर में आपका रेशम, पीसीकल्चर में मछली, हार्टिकल्चर में आपका बागवानी। आपका अगला है, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखाई जाती हैं। पहाड़ियों का यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह राज्य आपका हो मित्रों छत्तीसगढ़। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो इसमें आपका मित्रों पाक, जल डमरू और मन्नार की खाड़ी बी सही हो जाएगा। आपको मैप में भी ये प्रश्न मैंने दिखाया था और बताया था आपको 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनी काय के बीच में है। आपका अगला सवाल, है, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक के साहित्यिक कृति है। तो ये मित्रों आपके महाकवि कालिदास की कृति है। आपको ये भी प्रश्न बताया गया है। आपका अगला सवाल है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम बात करेंगे
मतलब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्यों के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर की सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुलह कहा जाता है? ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोत्तम पद कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। आपका अगला सवाल है, किसी देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो मित्रों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसे शहरीकरण कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो मित्रों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। आपका अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन मित्रों WHO पूछा है, तो WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आप सभी को पता है, ये तो सरल सवाल हो गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लिंक्डइन। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मित्रों मैं कई बार आपको बताया, इसमें आपका कालीन बुनाई होजरी के लिए प्रसिद्ध है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत ये सवाल है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? ये तो मैंने कई बार बताया था, अशोक, सराका अशोका, इसका वैज्ञानिक नाम भी बताया था आपको। अगला सवाल है, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य मित्रों कहाँ पर है? तो सुरहा ताल आपका बलिया में स्थित है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? मित्रों इसमें सहयोग किया था एनी बेसेंट ने, डॉक्टर एनी बेसेंट ने किया था, ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल है, मथुरा, तो मथुरा को सभी पता है, भगवान कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अकबर का मकबरा, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अकबर के मकबरे पर गया था, एक कहानी मैंने आपको बताया था, सिकंदरा आगरा में है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैंने कहा था ताजमहल से अच्छा, तो मुझे ए लगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसमें मित्रों आपका कजरी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कजरी किया जाता है।